आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदय हुआ, राष्ट्रवाद किस प्रकार जगा, इस बारे में आपको पूरे चैप्टर में जानना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर नाम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ का अगर आप नाम क्लियर कर लेते हैं, नाम समझ जाते हैं, तो समझिए आप 20% चीज़ उसके नाम से ही समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर के नाम में है यूरोप वर्ड। तो यूरोप क्या है ये आपको पता है। यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, वेटिकन सिटी जैसे देश आते हैं यूरोप महादेश के अंदर। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद क्या है, तो देखिए देश के प्रति प्रेम का भावना। किसी भी देश, मतलब अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के प्रति हमारे अंदर एक प्रेम का भावना है। अगर कोई इंडिया के बारे में बुरा बोलेगा तो हमें ख़राब लगेगा, हम उसको पीटेंगे, जो भी करेंगे वो जाने हम जाने। तो ये जो भावना है इसी को कहेंगे राष्ट्रवाद। ये आप समझ के किसी भी क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो प्रेम का भावना होता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और उदय का मतलब होता है उगना या फिर जागना, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब आप ये समझिए कि राष्ट्र क्या होता है। देखिए अर्नेस्ट रेनर ये एक काफ़ी मशहूर जो था इतिहासकार थे। इनके हिसाब से राष्ट्र का परिभाषा है कि जहाँ पर समान भाषा बोलने वाले लोग हों, समान नस्ल के लोग हों, समान जाति हो, धर्म हो, उससे मतलब समान भाषा, नस्ल, जाति, धर्म से मिलकर बनने वाले क्षेत्र को कहेंगे हम राष्ट्र। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें हैं, समान भाषा, नस्ल, जाति, धर्म। तो जवाब होगा नहीं है। हमारे देश में एक समान या फिर एक भाषा नहीं बोला जाता है, बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, बहुत सारे नस्ल के लोग हैं, जाति धर्म, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो हमारा देश एक, अगर अर्नेस्ट रेनर के हिसाब से देखेंगे तो ये एक राष्ट्र यानी देश है ही नहीं। हमारा देश एक राज्य है, राज्य इस हिसाब से अर्नेस्ट रेनर के हिसाब से। इसीलिए आपको एक सवाल मिलेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे, ये बताइए। यहाँ इस सवाल में आपको बताना है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी स्टेट कैसे है, ये बताने के लिए स्टेट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा नेपोलियन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेपोलियन के बारे में वैसे आपको ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन जितना भी दिया हुआ है उतना आप जान लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। कहानी के टाइप से हम समझते हैं। देखिए नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस एक यूरोप महादेश का देश है और नेपोलियन जो था ये फ्रांस का सम्राट था। सैनिक भी था, फ्रांस का सैनिक, और कूटनीतिज्ञ था। मतलब थोड़ा उटपटांग दिमाग लगा पता था, दूसरे को नीचे, दूसरों को हराना कैसे, मतलब कूटनीति, मतलब जो दूसरे लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं उस चीज़ में भी वो दिमाग लगा करके, कूटनीति लगा करके कामयाब हो सकते थे। और एक शासक भी थे, मतलब शासन करने वाला। नेपोलियन जो था, इतना याद रखिएगा कि नेपोलियन सम्राट यानी राजा, सैनिक, कूटनीतिज्ञ और शासक भी था। नेपोलियन ने यूरोप के लगभग सभी देशों को जीत लिया था। यूरोप यानी लगभग यूरोप महादेश के जितने भी देश हैं उनके सभी देशों को लगभग नेपोलियन ने जीत लिया था। यहाँ पर आप ये लाइन याद रखिएगा, नेपोलियन ने लगभग सभी देशों को जीत लिया था और जीते हुए सभी क्षेत्र को समान शासन स्थापित किया था। मतलब जितना भी देश जीता था उन सभी में एक समान शासन स्थापित किया था। मतलब सभी लोगों को एक जैसा बना दिया था, सभी लोगों के लिए एक जैसा समान था। मतलब किसी भी उस जितना भी वो देश जीता था उस सभी देशों के लोगों को एक जैसा नियम पालन करना पड़ता था, लागू कर दिया था, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। मतलब जब बहुत सारे देशों को उसने जीता और जीतने के बाद उसको एक शासन के अंतर्गत लेके आ गया, तो जब एक शासन अंतर्गत लेके आ गया तो एक नियम सभी लोगों पर लागू किया जाता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में देखिए, इंडिया में अभी 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में 28 मुख्यमंत्री अलग अलग मान लीजिए कंट्रोल करने वाला है।
लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो पूरे देश के सभी राज्यों को कंट्रोल करते हैं। कोई नियम लागू होगा, कोई कानून लागू होता है तो पूरे देश वासियों के लिए लागू होता है। तो इसी से जो था राष्ट्रवाद का विकास भी हुआ था यूरोप में। अब कैसे हुआ था राष्ट्रवाद का विकास, ये सवाल आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नेपोलियन के आक्रमणों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद फैलाया। नेपोलियन के आक्रमणों मतलब जो उसने हमला किया था और जितने देश जीते थे, तो उस जीते हुए क्षेत्र और हमलों से किस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखिए आंसर में, नेपोलियन ने ना सिर्फ देशों पर विजय हासिल किया, ना सिर्फ उन देशों को जीता, बल्कि जीते हुए सभी देशों को एक समान शासन के अंतर्गत लाया। एक समान शासन के अंतर्गत लाया मतलब सभी देशों को एक ही नियम सभी देशों पे लागू किया, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मतलब अब लोग ये सोचने लगे थे कि हम जो नियम पालन करते हैं वो दूसरे क्षेत्र के लोग भी नियम पालन करते हैं, तो उनमें एक राष्ट्रवाद का विकास हो चुका था। अब बारी है कि नेपोलियन ने रूस और इंग्लैंड पर भी हमला किया था। लगभग नेपोलियन ने सभी देशों पर हासिल कर लिया था जीत, या यूरोप के सभी देशों पर, लेकिन वो सभी देशों पर विजय हासिल नहीं किया था। इसीलिए वो सोचता था कि मैं रूस और इंग्लैंड पर भी हमला करेगा। तो जब वो रूस और इंग्लैंड पर हमला किया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि रूस और इंग्लैंड के साथ जो नेपोलियन का युद्ध हुआ तो उसमें वो हार गया, जिस युद्ध को कहते हैं वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था वाटरलू का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? तो रूस, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था वाटरलू का युद्ध। तो ये बात आप याद रखिएगा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को, जिसमें नेपोलियन हार गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया का चांसलर। जब नेपोलियन हार गया वाटरलू के युद्ध में तो वो पूरे यूरोप से उसका पतन हो गया। समझिए, पूरे यूरोप से अब उसका शासन खत्म हो गया। उसके बाद अब पूरे यूरोप के जितने भी देश हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सभी देशों में कोई शासन करने वाला तो होना चाहिए। तो उसके लिए 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ और उसी साल 1815 को ही ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे, फ्रांस का चांसलर था नेपोलियन, फ्रांस का सम्राट पहले यूरोप को चलाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिख, उसने वियना सम्मेलन बुलाया 1815 को। जब नेपोलियन का पतन हुआ उसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने वियना सम्मेलन बुलाया 1815 को ऑस्ट्रिया में। तो इस 1815 को जो बुलाया गया था वियना सम्मेलन, इसमें किस तरह का नियम लागू किया था मेटरनिख ने, ये हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेटरनिख ने सभी देशों में अपना शासन स्थापित करने के लिए या फिर कंट्रोल रखने के लिए उनको कई देशों में, कई राजाओं में बांट दिया था। तो इस बारे में अब पढ़ते हैं किस प्रकार से वो बांटा था। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, इटली जो था, इटली एक यूरोप महादेश का देश है। इसको किस प्रकार से बांटा था मेटरनिख ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिसिली जो है इटली का एक क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र सिसिली, नेपल्स, रोम, ये सब इटली का एक क्षेत्र है। सिसिली और नेपल्स को बुर्बो वंश के सम्राट फोर्डनेट को दे दिया था। इटली का विभाजन किस प्रकार से किया था मेटरनिख ने, ये समझना अभी। रोम के और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को दिया। परमा, मोडेना, टस्कनी, हैब्सबर्ग को दे दिया। जेनेवा, सार्डिनिया, पिडमाउंट के साथ जोड़ दिया और लंबाडी और वेनेसिया जो था ऑस्ट्रिया के साथ रखा। जो ये दो क्षेत्र है लंबाडी और वेनेसिया, इनको मेटरनिख अपने साथ रखा ऑस्ट्रिया के साथ। उसके बाद आता है जर्मनी को किस प्रकार से उसने तोड़ा, यानी मेटरनिख ने किस प्रकार से तोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से इटली में मेटरनिख ने 5-6 राजाओं में बांट दिया था,
उसी प्रकार से 39 राजाओं में जर्मनी को बांट दिया था मेटरनिख ने। 39 रियासतों में बांट दिया, मतलब 39 लोगों को जर्मनी बांट दिया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब उनमें गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रिया शासन स्थापित करना चाहता था या फिर कर रहा था, उनको कंट्रोल कर रहा था। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। उसके बाद हम समझते हैं कि फ्रांस को किस प्रकार से बांटा। तो फ्रांस का विभाजन किया, बुर्बो वंश का स्थापित किया। किस लिए स्थापित किया मेटरनिख ने फ्रांस में बुर्बो वंश का? तो इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था थोपने के लिए, यानी फ्रांस के जनता पर पुरातन व्यवस्था, पुराने तरीके से ज़िंदगी जीने के जो तरीके थे उनको ज़बरदस्ती लागू करने के लिए बुर्बो वंश का स्थापित किया था फ्रांस में मेटरनिख ने। उसके बाद है वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस जो था, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का पहला शासक बना था लुई 18वां। लुई 18वां वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का पहला शासक बना लुई 18वां। इस लुई 18वां जो था ये इसको तो बनाया गया था, बुर्बो वंश का पहला शासक था। तो बुर्बो वंश का शासन फ्रांस में स्थापित इसीलिए किया गया था कि पुरातन व्यवस्था थोपा जाए। लेकिन लुई 18वां जो था ये थोड़ा अच्छा इंसान था, तो इसने, एक अच्छा शासक था ये, तो इसने जो है जनता पर पुरातन व्यवस्था नहीं थोपा, यानी ज़बरदस्ती नहीं लागू किया लुई 18वां ने। अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों नहीं स्थापित किया, क्या कारण था, ये देखिए। ये जो लुई 18वां था वो उदारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों को एकता, मतलब एक साथ लेके आया था। उदारवादी, प्रतिक्रियावादी, अच्छा इंसान था। तो उदारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों लोगों को एक साथ लेके आया और संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था लुई 18वां 1814 को। उसके राजा बनने से पहले, यानी फ्रांस का सम्राट बनने से पहले लुई 18वां एक घोषणा पत्र जारी किया था 1814 को, और जो 1848 तक चला था। 1848 तक चला था। यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुआ है, 1848 तक चला था। उसके बाद है वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का दूसरा शासक कौन बना था? देखिए, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का शासक जो था, दूसरा शासक चार्ल्स 10वां बना था। लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वां बना था फ्रांस का शासक। अब ये चार्ल्स 10वां जो था ये थोड़ा अरियल टाइप का इंसान था, मतलब उटपटांग टाइप का। तो इस चार्ल्स 10वां जो था ये एक प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। मतलब प्रतिक्रियावादी जिसको परिवर्तन पसंद नहीं होता है। प्रतिक्रियावादी मतलब जिसको परिवर्तन पसंद नहीं होता है, बदलाव पसंद नहीं होता है। और निरंकुश मतलब कि जो राजा सही से शासन नहीं चला सकता है, अपने प्रजा का कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई भी मांग को पूरा नहीं कर पाता है, सिर्फ अपने मतलब को देखता है, तो वो होगा निरंकुश। तो ये तो चार्ल्स 10वां खुद प्रतिक्रियावादी था ही, ऊपर से इसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। पोलिगनेक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी मतलब इससे भी, चार्ल्स 10वां से भी ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था पोलिगनेक, जिसको प्रधानमंत्री बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स 10वां ने। अब इन दोनों ने मिलकर फ्रांस में जनतंत्र को दबाया, मतलब जनता के शासन को दबाने का काम किया, जनता के शासन को हटाया, दबाया। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने अध्यादेश लाया, मतलब एक बोल सकते हैं कि नया नियम लाया, जिसमें जो था उदारवादी थे उनको दबाने का काम किया, उनको गला घोटने का काम किया, उनके साथ अन्याय किया, मतलब अध्यादेश लाया। और इसी के खिलाफ जो था 25 जुलाई 1830 को उदारवादियों ने इसके खिलाफ क्रांति किया, जो 1830 की क्रांति जिसको हम कहते हैं। तो 1830 की क्रांति, इसी बारे में आपको पढ़ना है कि चार्ल्स 10वां जो था एक प्रतिक्रियावादी था,
ऊपर से ये निरंकुश था, ऊपर से ये था कि पोलिगने को इसने प्रधानमंत्री बनाया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद जनतंत्र को दबाने का काम किया दोनों ने मिलकर। और उसके बाद आपको लिखना है कि अध्यादेश के द्वारा चार्ल्स 10वां उदारवादियों का गला घोटने का काम किया। किसने किया? अध्यादेश के द्वारा चार्ल्स 10वां ने किया। तो इसी के खिलाफ उदारवादियों ने क्रांति किया, जिसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब यहाँ पे आता है, जब इसको क्रांति हुआ तो चार्ल्स 10वां जो था ये भाग गया। अब भाग गया तो अब कोई शासन करने वाला होना चाहिए। तो ये जो था चार्ल्स 10वां, लुई 18वां, ये दोनों बोर्बो वंश का शासक था। अब बोर्बो वंश का शासन खत्म हो गया। अब आता है फ्रांस में आर्लेन्स वंश, यानी आर्लेन्स वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आर्लेन्स वंश का जो पहला शासक बना था लुई फिलिप। तो लुई फिलिप जो था उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के सहयोग से शासक बना था। अब जब उदारवादियों ने क्रांति किया, उनको भागना पड़ा, तो अब उदारवादियों के द्वारा ही शासक बनेगा। तो उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के सहयोग से, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, के जनता के सहयोग से लुई फिलिप शासक बना। तो इसीलिए जो था लुई फिलिप को एक अच्छा शासक माना जाता था। लेकिन ये अच्छा शासक तो था, लेकिन अति महत्वाकांक्षी था। मतलब सभी लोगों को महत्व देना चाहता था, सभी लोगों को खुश करना चाहता था। अति महत्वाकांक्षी मतलब सभी लोगों को बराबर महत्व देना चाहता था, सभी को खुश करना चाहता था। इसके लिए उसने सभी लोगों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति मतलब कि सभी लोगों को मतलब बराबर हक देना, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति मान सकते हैं। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाया, किस लिए? अति महत्वाकांक्षी बना था लुई फिलिप, मतलब सभी लोगों का साथ पाने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अपनाई। और इतना ही नहीं, इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। किसने? लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया, जो एक प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी जिसको परिवर्तन पसंद नहीं होता है। तो इस जो था गीजो ने लुई फिलिप से कहा कि मजदूरों के जो भी दयनीय स्थिति था उस पर कोई भी सुधार ना करने का सलाह दिया। मतलब गीजो प्रधानमंत्री बनते ही लुई फिलिप को कहा कि मजदूरों की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार ना किया जाए। अब इससे जो था, इस प्रकार से जब ये मजदूरों का स्थिति सुधार नहीं करेगा तो ये पूंजीपति का समर्थक बन गया, मतलब पूंजीपति का साथ देने लगा। कौन? लुई फिलिप, फ्रांस का राजा, जो आर्लियंस वंश का प्रथम शासक था। इससे बेरोजगारी, भिखारी और भूखमरी और गरीबी बढ़ गया। किससे बढ़ा? भूखमरी। जब पूंजीपतियों का समर्थक बन गया आर्लियंस वंश का शासक, तो इससे जब बेरोजगारी, भूखमरी आ गया तो उसके बाद आ गया उदारवादी। इससे नाखुश थे, इसीलिए इसने उदारवादियों ने थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में विशाल भोजन का आयोजन किया। मतलब बड़ी मात्रा में भोजन का आयोजन किया और जगह जगह पर विरोध होने लगा। किसका होने लगा विरोध होने लगा था? लुई फिलिप का। तो लुई फिलिप का जब विरोध होने लगा तो लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। अब वो फ्रांस को छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। अब इसके बाद जब वो इंग्लैंड भागा तो उसके बाद आया था लुई नेपोलियन। तो लुई नेपोलियन जो था, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, नोट इम्पोर्टेंट, मतलब इसके बारे में आपको कोई सवाल नहीं पूछता है। आपको बेसिकली फ्रांस के बारे में 3 राजाओं के बारे में याद रखना है, जिनमें से पहला तो ये है कि लुई 18वां जो फ्रांस का पहला शासक बना था, जिसको बनाया गया था कि पुरातन व्यवस्था थोपने के लिए फ्रांस पर। उसके बाद आता है आपका
दूसरा शासक बना था चार्ल्स 10वां, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ल्स 10वां। उसके बाद जो शासक बना था वो था आर्लियंस वंश का लुई फिलिप। तो लुई फिलिप जब ये लोग तीन अब शासक दोस्तों बने मैं थे आप इनके लोगों से बाद माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक वीडियो में अगर पूरा चैप्टर फिनिश करूँ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, जो आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूँगा। अगला वीडियो आता ही मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।